कार्यक्रम में आज पधारे हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा, जो कि सहायक आचार्य हैं सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय लालसोट से, जहाँ से आज अपन बातचीत करवा जा रहे हैं मृदा और जल संरक्षण का उपाय के बारे में। तो राजेंद्र कुमार मीणा जी, आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आज अपन बात कर रहे हैं मृदा और जल संरक्षण का उपाय के बारे में। यह बताओ कि मृदा और जल संरक्षण काई होवे है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़े है। किसान भाइयों, जल और मृदा प्रकृति के दो अनमोल रत्न हैं और ये बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, जिनके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव जीवन संभव नहीं है। जल और मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये मानवीय और भौतिक कारणों की वजह से इनका क्षय दिन प्रतिदिन होता रहता है, जिसकी वजह से खेती योग्य उपजाऊ भूमि का कम होना होता है। नदियों और खेतों में बाढ़ आ जाती है, भूमि कटाव होता है, भूमि का जल स्तर गहरा होना भी जल और मृदा क्षरण का कारण है। जल प्रदूषण होता है, पीने के पानी की कमी होती जा रही है और दोषपूर्ण भूमि का विस्तार होना इत्यादि कारणों के कारण भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए खेती करना या जल का होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इनका बचाना भी बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही बात। जैसे कि अगर अपन बात करना मृदा अपर्दन की, तो मृदा अपर्दन काई होवे है। किसान भाइयों, मृदा अपर्दन एक प्रोसीजर है जिसमें मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना है। इसका मतलब यह है कि जो उपजाऊ भूमि है, जो उपजाऊ आपका ऊपरी परत होती है भूमि की, वो वर्षा या हवा की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाती है। तो जो उपजाऊ भूमि है वो वहाँ से विस्थापित हो जाता है, तो आपका खेत बंजर जैसा बन जाता है। तो इसको संरक्षण करने की बहुत ही आवश्यकता है और इसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन से कितनी मात्रा में उपजाऊ भूमि की हानि होवे है। किसान भाइयों, एक विश्व स्तर का एक आंकड़ा है जिसके अनुसार 52% उपजाऊ भूमि का किसी न किसी कारण से अपर्दन होता रहता है, जिससे प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर लगभग 30 टन उपजाऊ मिट्टी का अपर्दन होता है। इसीलिए विश्व मृदा दिवस 2019 का नारा है कि स्टॉप सॉइल इरोजन, हैव योर फ्यूचर, अर्थात मृदा अपर्दन को रोकिए और अपना भविष्य बचाइए। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। किसान भाइयों, जिसी तरह मृदा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह जल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल दिवस भी अपन मनाते हैं। तो 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं, जिसमें अपन पूरी जनता को जागरूक करते हैं कि पानी बचाइए, पानी की एक एक बूंद बचाइए और उसका उपयोग कीजिए। कोई ना कोई चीज की कारण से होवे है। अगर बात करा मृदा अपर्दन का कारण की, तो मृदा अपर्दन का कौन का सा कारण होवे है। किसान भाइयों, जो मृदा है वो दो कारणों से अपर्दन होती है। एक तो होता है पानी और दूसरा है हवा। बरसात के दिनों में मुख्य रूप से जल के द्वारा और गर्मियों के दिनों में हवा के द्वारा मृदा अपर्दन होता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब बरसात अधिक हो जाती है तो बरसात बह के एक खेत से दूसरे खेत में जाती है, तो उसके साथ में गंदा पानी जाता है, तो वो गंदा पानी मिट्टी का होता है। और किसान भाइयों, आपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखा होगा, जो चंबल की तरफ या धौलपुर की तरफ, करौली की तरफ, आपके कोटा की तरफ, तो वहाँ जितना भी मिट्टी का अपर्दन होता है, मृदा का अपर्दन होता है, वो बरसात के द्वारा होता है। तो वहाँ पे बरसात की वजह से, बरसात के पानी से वजह से बहुत ही ज़्यादा मृदा का अपर्दन होता है। इसी तरह किसान भाइयों, अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिम उत्तरी राजस्थान की बात करें, जिसमें आपका जैसलमेर, बाड़मेर आता है, तो वहाँ गर्मियों के दिनों में हवा के बहुत ही झोंके आते हैं, हवा की आंधी आती है। तो आपने देखा होगा कि मिट्टी की वजह से पूरा आसमान ढक जाता है। तो वो ढका हुआ जो आसमान है वो मिट्टी की वजह से ही होता है, जिसमें मिट्टी के कण बहुत ही दूर तक, कई किलोमीटरों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष प्रति हेक्टेयर 30 टन उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है। इसी तरह दो ये बहुत ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से मृदा अपर्दन होता है। एक तो है पानी और दूसरा है आपका हवा। मनुष्य की प्रकार से मृदा और जल अपर्दन को बढ़ाने में सहायक होवे है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा मृदा और जल ये बहुत ही अनमोल रत्न हैं जो प्रकृति ने अपन को दिए हैं, और इनको किसी न किसी रूप में मनुष्य के द्वारा इनको बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो। जैसे किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आजकल अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में भूमि की जुताई करते हैं। सिंचाई की अनियंत्रण विधि, जिस तरह आपने पानी पूरे खेत में एक साथ छोड़ दिया तो बहुत सारी मिट्टी कट के पानी के साथ में चले जाती है। तो अपन जो सिंचाई का साधन है वो नियंत्रित होना चाहिए। किसान भाई, दोषपूर्ण कृषि विधि का मतलब है कि आपने उसमें उर्वरक सही नहीं दिया, आपने गोबर की खाद सही नहीं दी, आपने जुताई सही नहीं की, आपने जो पानी दिया, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो आपने
बहुत ही अधिक मात्रा में पानी दे दिया। तो इस तरह की दोषपूर्ण जो कृषि विधियां हैं उनके द्वारा भी मृदा अपरदन का होता है। किसान भाइयों, एक अपन ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए अपन लोग खाद का उपयोग करते हैं, और खाद में जनरली अपन रासायनिक जो खाद आते हैं, जैसे आपका यूरिया है, डीएपी है, इस तरह के खाद का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अपन गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट खाद है, उसका उपयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों, जिसकी वजह से भी मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता है किसान भाई, जो आप कार्बनिक खाद जिनको बोलते हैं, जैसे गोबर की खाद है, तो ये क्या करते हैं, मृदा के कणों को एक दूसरे से बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से उनका अपरदन नहीं होता। और किसान भाइयों, देखा होगा आजकल आपने, भूमि की अधिक मात्रा में खनन होता है, चाहे वो बजरी के लिए हो, चाहे वो रेत के लिए हो या पत्थरों के लिए हो, किसी की वजह से खनन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी मृदा और जल का अपरदन होता है। एक किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब पशु चराते हैं तो अनियंत्रित तरीके से चराते हैं, यानी ये सिस्टम नहीं होता है कि हमें पहले इस खेत में चराना है, इस खेत में, तो वो पूरे खेत में एक साथ चराते हैं, तो जिसकी वजह से भी जो वनस्पति है वो नष्ट होती जाती है, और इसकी वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। और एक किसान भाइयों, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है शहरीकरण और औद्योगिकरण, जिसमें बहुत ही कृषि की उपजाऊ भूमि है वो उसका दुरुपयोग हो रहा जा रहा है, जो मृदा का अपरदन हो रहा जा रहा है। ये ऐसे कारण है जिसकी वजह से मृदा और जल का तेजी से क्षरण हो रहा है, तो इसको अपन को बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। कि अगर अपन बात करा मृदा और जल की, तो मृदा और जल को की प्रकार से अपन संरक्षित कर सके हैं, या फिर कहें तो मृदा और जल संरक्षण का उपाय कौन कौन सा होवे हैं? जल और मृदा संरक्षण के दो तरह के उपाय होते हैं। एक तो किसान भाइयों जैविक होते हैं, जो अपने कृषि क्रियाओं के साथ साथ अपनाए जाते हैं, तो उनको अपन जैविक उपाय कहते हैं। और दूसरा होता है यांत्रिक या इंजीनियरिंग उपाय, जिसमें अपन कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या उसका निर्माण करते हैं। तो किसान भाइयों, जैविक उपाय एक वनस्पति उपाय है, जिसमें वानिकी लगाकर, यानी आप जंगली फॉरेस्ट्री लगाकर आप भूमि को कवर्ड कर दें, जिसकी वजह से उनका क्षरण नहीं हो। दूसरा है कृषि वानिका, यानी खेती के साथ साथ में आप जो जंगली पौधे हैं, जैसे आपके नीम है, बरगद हैं, अरलू है, इस तरह के पौधों को लगा के भी आप मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। बागवानी के पौधे लगाकर, बागवानी के पौधों में किसान भाई फलों वाले पौधे आते हैं, जैसे चाहे वो आंवला हो, चाहे आम हो, चाहे आपके करौंदा हो, तो जिस तरह के फल हैं ये सारे बागवानी में आते हैं, तो इस तरह के पौधों को उगाकर भी अपन मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, कृषि संबंधी शस्य क्रिया अपना कर खेती करना भी बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से भी मृदा का अपरदन रोका जाता है। कृषि क्रिया जिस तरह, किसान भाइयों, आपने जुताई किस तरह की, आपने गर्मियों में जुताई की या नहीं की, गहरी जुताई की या नहीं की, आपने ढाल के समानांतर जुताई करी या उसके क्रॉस में जुताई करी, तो इस तरह की जो कृषि क्रिया हैं उनके द्वारा भी मृदा अपरदन जाने या अनजाने में होता रहता है। इसी के साथ किसान भाइयों, जो यांत्रिक उपाय हैं ये स्थायी और अस्थायी होते हैं, जिनमें पहाड़ी या ढलानी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है, जिससे मृदा और जल दोनों का संरक्षण होता है। बरसात के पानी को बांध कर, यानी आपने कोई बरसात का पानी बह के आ रहा है तो आपने डैम बना दिया, एक बांध बना दिया जिसको रोक कर, या गहरी खाइयाँ खोद कर, जिसको ट्रेंचिंग कहते हैं, चेक डैम बनाकर जो पानी आ रहा है उसको रोक कर आपन ने पानी को रोका। इस तरह के जो आपके संरचना जो बनाते हैं, तो उनसे भी अपन जल संरक्षण को रोक पाते हैं। मृदा और जल संरक्षण का जैविक उपाय कौन कौन सा होवे हैं? जैविक उपाय उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहाँ पर भूमि का ढलान 2% के लगभग पाया जाता है। उन क्षेत्रों में कृषि क्रियाएं संबंधित उपाय लागू किए जाते हैं, जैसे कृषि संबंधित उपायों में मिट्टी की सतह को ढककर रखना, जो वर्षा की बूंदों के प्रभाव को कम करती है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब बरसात की बूंदें मिट्टी पर आके पड़ती है, तो मिट्टी के कण बरसात की बूंदों से एक जगह से दूसरी जगह तक उछट के चले जाते हैं या फैल के चले जाते हैं। तो इसी तरह मृदा अपरदन होता है। तो अपन भूमि को कवर ढक के रखें, चाहे वो आप घास फूस से रखें या प्लास्टिक से रखें, जिसकी वजह से आपकी मृदा के कण हैं वो बरसात की बूंदों से प्रभावित नहीं हो। दूसरा किसान भाइयों, जो भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाना, तो किसान भाइयों जल धारण क्षमता तभी बढ़ाई जा सकती है जब अपन भूमि में ऑर्गेनिक यानी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का अपन उसमें उपयोग करें। इसी तरह किसान भाइयों, भूमि की जो जल धारण क्षमता को बढ़ाना है, ये बहुत ही सस्ते और टिकाऊ उपाय हैं, जिनकी वजह से अपन जल और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इसी विधि में किसान भाइयों काफ़ी सारे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर जल और संरक्षण दोनों को संरक्षित करते हैं। जैसे अगर ढलान वाली आपकी खेती है तो उसमें सीढ़ी नुमा खेती बनाकर या सीढ़ी नुमा खेत बनाइए, जिसकी वजह से आपका ढलान कम हो जाएगा। तो सीढ़ी नुमा खेतों में आप खेती कीजिए तो मृदा और जल दोनों का बचाव होगा। इसी तरह किसान भाइयों, जब आप फसल लेते हैं तो फसलों का चुनाव
सोच समझ कर करना चाहिए। फसलों को उस तरह से चुनाव करना चाहिए कि आप देखेंगे कि आपका बरसात का सीजन कितना लंबा है या आपकी क्रॉप किस तरह की है। तो क्रॉप इस तरह की हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रूटें या जड़ें गहराई पे जाए, मृदा को पकड़ कर रखें या मृदा को कवर करके रखें। तो इस तरह की फसलों का चुनाव करना चाहिए, जैसे आपकी मोठ है, आपकी मूंग है, आपकी मूंगफली है। इस तरह की फसलों का चुनाव करने से मृदा और जल दोनों का संरक्षण होता है, बचाव होता है। इसी तरह किसान भाइयों, जो अपन खेतों में फसल बोते हैं तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र में किसान भाइयों क्या होता है कि अपन फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। जैसे आपकी दलहनी फसल है तो उसके बाद में नाज वाली फसल बोइए, गहरी जड़ों वाली के बाद में उथली जड़ों वाली फसल बोइए। किसान भाइयों, दलहनी फसल चक्र में अपनाने से क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो नत्रजन होता है उसको भी वो भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। तो ये फसलें खुद के लिए भी आपको यूरिया की मात्रा कम देनी पड़ती है और आने वाली फसल के लिए भी ये नत्रजन भूमि में छोड़ देते हैं, जिसके आने वाली फसल भी अच्छी होती है। इसी तरह किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है किसान भाइयों की दो तरह की फसलों को अलग अलग पंक्तियों में एक साथ बोना। तो किसान भाइयों, आप इंटरक्रॉपिंग इस तरह की फसलों को चुने जिसमें ज्वार या बाजरा टाइप की फसल हो जो इरोजन को थोड़ा सा परमिट करे, लेकिन दूसरी इस तरह की फसल हो जो भूमि को कवर रखे, जैसे आपकी मूंग और मूंग है या मूंगफली है। इस तरह की फसल को भी इंटरक्रॉपिंग में लेना चाहिए, जो बहते हुए पानी को रोकने और उनकी जड़ें घेरी होती है, भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस तरह की फसलें भी आप इंटरक्रॉपिंग में लेना चाहिए। एक किसान भाइयों, आपने देखा होगा आजकल मल्चिंग का बहुत ही नाम आ रहा है। मल्चिंग किसानों भाइयों उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भूमि को अपन, चाहे वो जैविक पदार्थ हो, जैविक पदार्थ में चाहे घास फूस कुछ भी हो या प्लास्टिक की मल्च हो, इनको अपन भूमि को ढक देते हैं। तो किसान भाइयों, मल्चिंग दो तरह से जल और मृदा का संरक्षण करता है। एक तो जो पानी भाप बन के जो उठता है या वाष्पीकरण जो होता है उसको रोकता है, और दूसरे जो खरपतवार होते हैं उनको भी रोकता है, और तीसरा किसान भाई जो कार्बनिक खाद होता है वो भूमि में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, यानी जैविक बढ़ाता है, जिसकी वजह से भूमि की संरचना अच्छी होती है, उसमें जड़ें गहराई तक जाती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, मल्चिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थों का यूज करें, जैसे घास फूस है, इस तरीके का यूज करें। इसी के साथ किसान भाइयों, जुताई हर खेती में जुताई की बहुत ही ज़रूरत होती है, और जुताई इस तरह की करनी चाहिए कि जिससे आपकी मिट्टी कम से कम डिस्टर्ब हो और उसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ो। किसान भाइयों, आपने देखा होगा अगर ढलान वाली भूमि में तो ढलान के विपरीत दिशा में यानी क्रॉस आपको जुताई करनी है, क्रॉस ही आपको बुआई करनी है। तो इस तरह की जो जुताई का पैटर्न है वो आपको अडॉप्ट करना है। इसमें किसान भाइयों कई तरह की जुताई का नाम लिया गया है। एक तो होता है मिनिमम जुताई, जिसमें जो गहरी जुताई है उसको कम करते हैं और जो जरूरी जुताई है उसी को करते हैं। एक दूसरा किसान नाम लिया जाता है जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई। तो किसान भाई, इस विधि में ओनली आपको बुआई के लिए ही आपको मशीन के द्वारा फील्ड को डिस्टर्ब किया जाता है, खेत को छेड़ा जाता है, अदरवाइज आप जुताई नहीं करते, बाकी घास फूस उसी में छोड़ते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, आजकल एक बहुत ही नाम चला हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आपकी भारत सरकार, राज्य सरकार सभी बहुत फोकस कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होती है जिसमें जितना भी इनपुट अपन देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो या वीडीसाइड हो, तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही देना चाहिए। तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो भूमि को बांध के रखता है और भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, ये जैविक उपाय हैं जिनके द्वारा अपन मृदा और जल दोनों का संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल सा। या तो अगर आपण ने बात करी मृदा और जल संरक्षण का जैविक उपाय के बारे में, अगर आपण बात करें मृदा और जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय के बारे में, तो वो कौन कौन सा होवे है? किसान भाइयों, यांत्रिक उपाय स्थायी और अस्थायी दोनों ही अवस्था में बनाए जाते हैं, जैसे कि भूमि पर ढलान के विपरीत मेड़ बनाना, हल्की गहरी खाई बनाना, अधिक ढलान वाली भूमि को छोटे छोटे सीढ़ीदार खेतों के रूप में बदलना, जिससे मृदा अपरदन और जल प्रवाह को रोका जा सके और मृदा एवं जल का संरक्षण किया जा सके। साथ ही बरसात के बहते हुए पानी को बांध बनाकर रोकना, चेक डैम बनाकर रोकना, एनीकट के द्वारा रोकना, छोटे छोटे फार्म पॉड बनाकर बरसात के पानी को संग्रहित करके खेती करना, जिससे वो पशु पक्षी और खेती के लिए काम आ सके। यांत्रिक उपायों को बरसात की मात्रा, भूमि का कटाव और मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति और जलवायु की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी बरसात अधिक है तो उसी के अनुसार आपको पानी को रोकने का स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपका बरसात कम है तो आप उसको खेत में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह अपन मिट्टी और जल दोनों का भी संरक्षण कर सकते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा ने कि मृदा और जल संरक्षण अपन की प्रकार से कर सके हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा जी,
आप आपरो कीमती समय निकाल माँ का कार्यक्रम में आया करसा भाई बहनाओं कताई इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी इन कताई आपको घणो घणो धन्यवाद सा।